हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारे 5 ईयर प्लान का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 से 1991 तक इकोनॉमिक प्लानिंग की तो उसने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ड्यूरिंग 1950 टू 1991, विच मीन्स आप सभी को पता होगा कि इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो आई थी 1991 में। लेकिन 1991 से प्रियर मीन्स पहले हमने क्या अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पॉलिसी बना रखी थी, वो हम डिस्कस करने वाले इस पार्ट में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे रिलायंस का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस होता है। तो 1991 से पहले या कह लीजिए आज़ादी के बाद जब हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड थी पूरा का पूरा किसके ऊपर? पब्लिक सेक्टर के ऊपर। जो भी कंपनियां खुल रही थी वो सारी कौन सी थी? गवर्नमेंट कंपनियां थी। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया। हद तो तब कर दी गई जब 17 इंडस्ट्रीज को, यहाँ 17 कंपनी की बात नहीं हो रही है, 17 इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंडस्ट्री का मतलब जैसे कपड़ा हो गया तो कपड़ा पूरा एक इंडस्ट्री है, ठीक है। 17 इंडस्ट्री को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया ओनली किसके लिए? पीएसयू के लिए। पीएसयू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मींस यहाँ पर इन 17 सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम कर ही नहीं सकता था। दूसरी चीज, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे रेगुलेटेड का मतलब है एक तरह से कुछ लिमिट तक ही डेवलपमेंट हुआ किसका? प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, ठीक है। तीसरी चीज है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो उस टाइम पे एसएसआई थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट चाहती थी इन इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो गाँव के इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्री लाके उन लोगों को ग्रोथ कर सके। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उसको वो उतना भी फैलाना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया गया? रेगुलेशन लगा दी गई उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। यहाँ पर बात हो रही है हैवी इंडस्ट्री, जैसे पावर जनरेशन हो गया या अदर कोई सेक्टर हो गया, स्टील हो गया। इन सेक्टर को उतना ही ग्रोथ किया गया जितना उन्हें लगा कि इतना हमारे लिए भी जरूरी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में हमारे को क्या हो सकती है, इससे ग्रोथ मिल सकती है, हम डेवलपिंग बहुत तेजी से हो पाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करा? अपने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उतनी ही ग्रोथ करी जितनी हमें क्या थी उसकी जरूरत पड़ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1950 से 1991 के बीच हमने ज़्यादा फोकस किया किसके ऊपर? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मीन्स हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जाए और उसे क्या किया जाए? इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि इंडिया की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ सके। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर। इंडिया की कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट ये मानती थी कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनियों से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी हमसे कहते हैं एडवांस थी, जिस वजह से जब वो इंडिया में एंटर होंगी तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आपके एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि 1970 में इंडिया में कोको कोला थी, आईबीएम जैसी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। किस आंदोलन के चलते? स्वदेशी आंदोलन के चलते। लेकिन 1991 में दोबारा से एक सारी कंपनी आई और ये पॉइंट देखने को मिला। एक्चुअली इसका डर था, लेकिन हुआ भी कि आपने सुना होगा थम्स अप कंपनी। थम्स अप कंपनी कहीं पार्ले कंपनी की कभी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में वो किसकी कंपनी है? कोको कोला की कंपनी है। उसे आने के बाद किसने खरीद लिया? कोको कोला ने। तो जो हुआ एक्चुअल उसका मैं पहले से डर था कि कहीं ना कहीं अगर विदेशी कंपनियां इंडिया में आ गई तो हमारे देश की कंपनियों को बर्बाद कर देंगी। इसलिए हम प्रोटेक्शन दे रहे थे, मतलब विदेशी कंपनियों को आने से रोक रहे थे, ताकि हमारी जो फॉरेन कॉम्पिटिटर आएंगे उससे हमारे देश की इंडस्ट्री को बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर है फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इंपोर्ट ना कर कर अपने देश में ही प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इस पर वो ज़्यादा फोकस कर रही थी, जिसको हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस भी करा सेल्फ रिलायंस के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे हर जगह पे फॉरेन कैपिटल लग रही है।
अगर इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है, अगर इंडिया में मेट्रो आई, वो सारी की सारा जो भी स्टार्टअप हुआ इंडिया में वो फॉरेन कैपिटल से हुआ। लेकिन 1991 से पहले हम ये सोचते थे कि कम से कम विदेशी पैसा इंडिया में आए, मतलब विदेशी लोग पैसा ना लगाएं यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे थे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे इंडिया में आने से। हमें लग रहा था कहीं ना कहीं उससे हमारी इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एंड लास्ट, सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा हमारी कंट्री में दो तरह के रूल करते हैं, मीन्स एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी अभी क्या होता है करंट में पॉलिसी की, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है, ग्रोथ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ग्रोथ करती है। लेकिन 1991 तक हमारी जो कंट्री थी वो सेंट्रलाइज प्लानिंग पे चलती थी, मींस जो सेंटर ने ग्रोथ प्रोसेस चालू किए उसी को ही क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। तो हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा, हमने ये देखा कि 1991 तक कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को सर्वाइव किया, मींस कैसे बचाए रखा दूसरी चीज़ों से। लेकिन इन चीज़ों के अंदर कई सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके कुछ बेनिफिट भी निकल के आए और कुछ लिमिटेशन भी निकल के आई, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हमारी कि उस टाइम पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी उसके क्या सक्सेस थे और क्या फेलियर थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग की सक्सेस के बारे में। तो देखिए सक्सेस में, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। वेल आप सोच रहे होंगे अचानक से पढ़ते पढ़ते सर कहां से आ गए, ये वीडियो क्यों रुक गई। तो भाई मैं बताना चाहता हूं इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जी ये लेक्चर अवेलेबल है, आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपकी इसकी वीडियो डिटेल चाहिए, विच मीन्स पूरी वीडियो चाहिए, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके क्लिक कर लो। प्लस वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब जहां पर आपको सारी वीडियो क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। वेल इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट उसको देखिए जाके, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।